जी, जिस तरह डॉक्टर मिश्रा आप ये कह रहे हैं कि मास्क लगाएँ और वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क लगाएँ और करीब-करीब जो है 70% आबादी है, उसका वैक्सिनेटेड होना ज़रूरी है। अगर हम वैक्सीन के ज़रिए हर्ड इम्यूनिटी लाना चाहते हैं, तो लगभग 90 करोड़ के आस-पास की आबादी भारत की अगर वैक्सिनेटेड होगी, तब हम थोड़ी राहत की साँस ले सकते हैं। और एक बात जो आपने बताई कि जो है वो ऐसा नहीं है कि आपको हर साल लगवानी पड़ेगी। एक इस साल मार्च में लगी तो अगले साल भी आपको लगवानी पड़ेगी, तो भारत को इस दिशा में भी तैयारियां करनी होगी। दूसरा, ये जो अपना म्यूटेट हो रहा है बार बार वायरस, तो इस हिसाब से वैक्सीन में भी उस हिसाब से मॉडिफाई करना होगा, बदलाव लाने होंगे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अब जो तीसरी वेव की बात कर रहे हैं और जैसे कि सिंगापुर में भी एक वेरिएंट मिला है, उसकी बात की जा रही है कि वो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, और तीसरी वेव की ये बात की जा रही है कि वो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। उस दिशा में हमें तैयारियां करनी होंगी। तो बच्चों की सुरक्षा के लिए किस तरह की तैयारियां सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, मेडिकल फ्रेटर्निटी को करनी चाहिए? नहीं, इसको सबको करनी चाहिए मिलके। इसमें खाली सरकार पे नहीं छोड़ सकते, खाली मेडिकल फ्रेटर्निटी पे नहीं जी, छोड़ जी। सकते। इसमें बच्चों के माँ-बाप, माता-पिता दोनों का, सबका सहयोग चाहिए, जनता का पूरा सहयोग चाहिए इसमें। बच्चों का बचाव अब तक हुआ है तो आगे भी होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि आप जी, देखिए जी। पहली वेव में भी बच्चों को संक्रमण हुआ भारत में 4.2% बच्चों को हुआ। जी। लेकिन बहुत सारे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे ठीक हो गए। हुँ, दूसरी वेव में 5.8%, जो 10 अप्रैल तक का आंकड़ा है उसमें 5.8%, हो सकता है उसके बाद बढ़ा हो थोड़ा-सा, 10% हुँ। हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि 20% बच्चे इसमें संक्रमित हो गए हों। और फिर ये इस वाली वेव में भी बहुत कम बच्चे गंभीर रूप से बीमार हुए। मुझे नहीं जान पड़ता कि 20-22 वर्ष से नीचे बच्चे गंभीर हुए या उनकी मृत्यु हुई, लेकिन कुछ लोगों की हो सकता है हुई हो, क्योंकि बच्चों में भी तरह-तरह की रोग होते हैं, जिनमें प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो इस तरह के बच्चों में ज़रूर एडवर्स आउटकम हुआ होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। मैंने काफ़ी बच्चों वाले डॉक्टर से भी बात की है, काफ़ी जी। हॉस्पिटल्स में भी पूछा है, लेकिन सबने यही कहा, हाँ साहब बहुत ज़्यादा तो एडमिशन्स नहीं हुए हैं, थोड़े बहुत ही एडमिशन हुए हैं, 2, 3, 4 इस तरह से। ज़्यादातर वयस्क ही आए हैं, 18 वर्ष से ऊपर के लोग ही संक्रमित होके आए हैं, उसमें भी 40 वर्ष से ऊपर के ज़्यादा हैं। मृत्यु दर 50 वर्ष से ऊपर ज़्यादा है, अभी भी उसी ग्रुप में बनी हुई है, हालाँकि कुछ 40 वर्ष से कम लोगों की भी मृत्यु हुई है, और इस बार संक्रमण भी उन लोगों में ज़्यादा हुआ है पिछले बार के मुकाबले। तो सिंगापुर का जहाँ तक सवाल है, जो वेरिएंट है, बल्कि मैं तो उल्टा पढ़ रहा था कि सिंगापुर वालों को भारतीय स्ट्रेन से ज़्यादा दिक्कत है। जो भी वहाँ संक्रमण हुँ। अभी बढ़ा है, वो कह रहे हैं वो इंडियन वेरिएंट है वो उनका नहीं जी। है। और उनके यहाँ तो बहुत थोड़ी छोटा-सा कंट्री है, मतलब कंट्री का एक शहर कंट्री है बेसिकली, और वहाँ पे जनसंख्या भी बहुत कम है, और उसके अलावा आंकड़े जो आए हैं उनके बहुत थोड़े से ही हैं इन्फेक्शन के, और उन्होंने उसी तरह से प्रिकॉशन शुरू कर दिए हैं, सबको कॉशन कर दिया है, बच्चों को भी। तो जैसी शंका यहाँ ज़ाहिर की जा रही थी कि सेकंड वेव में भी कोई इतना एक्सेसिव अधिकतायत में बच्चे नहीं आए, तो थर्ड वेव में भी मैं समझता हूँ कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो थर्ड वेव पहले तो आएगी कब और किस शेप में आएगी, किसी को नहीं पता किस स्वरूप में वो आएगी। केवल ये लोगों ने अनुमान किया है कि अगर वैक्सीनेशन अभियान हमारा तेज हो जाए, तो हो सकता है थर्ड वेव जैसी कोई चीज़ हो ना, और थोड़ा बहुत क्लस्टर्स में आउटब्रेक्स होंगे, उनको टैकल किया जा सकता है। तो जिस तरह से सेकंड वेव आई है इस समय पूरे देश में, तो थर्ड जी। वेव हो सकता है इस स्वरूप में ना आए। ये इसकी काफ़ी संभावना है, यदि हम टीकाकरण का दायरा बढ़ाते चले जाएँ और लोग एहतियात बराबर रखते रहें। कि मैं समझता हूँ ये इसलिए भी कहा गया है, इसकी आशंका ज़ाहिर की गई है, जिससे लोग फिर से उस अवस्था में न पहुँचे जिसमें वो जनवरी-फरवरी में पहुँच गए थे, जब सबने ये मान लिया था कि कोविड समाप्त हो गया, कोविड चला गया, मार्च से हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएँगे। और उसका जो हमको इतनी बड़ी कीमत सबने चुकाई है, उसमें सरकारें भी शामिल हैं, उसमें जनता भी शामिल है, उसमें हम सब शामिल हैं, आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ। तो इसमें किसी को हम एक जने को पॉइंट आउट नहीं कर सकते,
कि साहब उसकी गलती है, इसकी गलती है, और उसका कोई उससे नतीजा भी नहीं निकलता कुछ, ना उससे कुछ हासिल होता है। तो इसलिए सबको, हर प्रत्येक नागरिक को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है। जैसे आप ये कार्यक्रम करके अवेयरनेस बढ़ा रही हैं, तो ये आप अपना काम जी। कर रही हैं, मैं इसमें समय दे रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। इसी तरह से बाकी लोग भी अपना-अपना लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं इसमें। बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं इस समय, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स प्रोवाइड करके, पल्स ऑक्सीमीटर प्रोवाइड करके, कोविड केयर सेंटर्स एस्टेब्लिश करके, चला के लोगों में जी। धैर्य बाँध रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह से हमें अभियान करना होगा टीकाकरण का, क्योंकि टीकाकरण करना 90 करोड़ 100 करोड़ लोगों का आसान नहीं होगा। तो उसको, क्योंकि हम ये भी नहीं चाहेंगे कि टीकाकरण केंद्रों पे भीड़ हो, तो इसको जी। हमको लोगों के घर तक ले जाना पड़ेगा। और हुँ। जैसे कहीं मॉल्स में टीकाकरण केंद्र बना दिया, ड्राइव इन करके, जैसे अभी यहाँ गुड़गाँव में एमबीएस मॉल में अभी जैसे टेस्टिंग सेंटर बने थे बीच की, ड्राइव इन टेस्टिंग सेंटर जगह-जगह हमने देखे सड़कों के किनारे। बिल्कुल, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मॉल्स में, एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे, सब जगह हमको ये करना पड़ेगा। घर-घर जाके जैसे पल्स पोलियो का टीकाकरण हुआ था, क्या आपको वैसे लगता है इस ऐसे ही तरह का करना, टीकाकरण? बिल्कुल इसमें मेडिकल स्टूडेंट्स को भी शामिल करना चाहिए, नर्सिंग स्टूडेंट्स को भी शामिल करना चाहिए इसमें, और डेंटल के लोगों को भी शामिल करना चाहिए। तो हमारे पास वर्कफोर्स है और ये हो जाएगा। मैंने स्वयं बहुत वर्षों पहले, जब स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम अपने पूरे जोर पे था 1973 से, तो मैंने एज थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट टीकाकरण किया हुआ है। और हम लोग एज थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट, हमको बताया गया था, ले जाए गए थे हम लोग, और हम लोगों ने बहुत लोगों को कम्युनिटी में जाके, समाज में जाके टीकाकरण किया। और देखिए 1973 से शुरू हुआ, 75 77 में स्मॉल पॉक्स हमारे यहाँ से चली गई थी, तो इरेडिकेट हो गई थी। उसके बाद से फिर स्मॉल पॉक्स नहीं दिखी है। तो यही कुछ इसका भी करना होगा, लेकिन इसका ये सब ज़रूर है कि हमको बूस्टर हर प्रतिवर्ष लगाना पड़ेगा।